तो यहाँ पे बेटा हम लोग आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ा था, कल वाला चैप्टर आपको याद है? कल हम लोगों हाँ। ने देखा था वेन डायग्राम का एप्लीकेशन, कि किस तरह से हम वेन डायग्राम का एप्लीकेशन करते हैं। और मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चंस भी दिए थे हाँ कि सर। आप क्वेश्चंस को एक बार हो पाए तो देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपने देखा तो होगा ही कुछ ना कुछ। हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, उस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते चले जाते हैं कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, और जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हो पाए। वो तो सबसे जरूरी है। हम्म। क्या हुआ, मैथ्स का पेपर आज अच्छा नहीं हुआ फिर से? नहीं, ऐसा नहीं था। लाइक अच्छा। स्टार्ट्स का थोड़ा वो बोल सकते हैं, बट प्योर मैथ्स अच्छा गया। अच्छा, प्योर मैथ्स अच्छा गया लेकिन स्टैट्स में कुछ नहीं हाँ। करना। चलो ठीक है, अब हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 5। हम्म। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको दिया था करने के लिए कि आप इसको वेन डायग्राम से एक बार रिप्रेजेंट करना। देखिए कि आप इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले अगर आप जब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा हाँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के सर्कुलर ब्लॉक्स बनाते हैं। तो ये हो गया आपका सेट ए और ये हो गया सेट बी। और अब आप ये भी जान चुके हैं जो सेट ए सेट बी में नहीं होता वो उसके बाहर होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। सेट। तो यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाता है। चलिए, अब बच्चों हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अगर आपको ए यूनियन मतलब बी की जानकारी है तो ये हाँ, होता है तो ए यूनियन बी। तो ए लेकिन और हमसे बी बेटा जो भी है हमसे वो कंबाइंड लेंगे हम लोग। उसको बट कहते हैं ए बट यूनियन जो बी। भी रिपीटेड नंबर है उसको फिर से नहीं लेंगे। यस, इसको हम लोग कहते हैं शेडेड डायग्राम में ए यूनियन बी। लेकिन हमसे कुछ और पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि हमें ए यूनियन बी तो चाहिए ही नहीं, हमें ए यूनियन हम्म। बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका मतलब हमें ए यूनियन बी नहीं चाहिए, हमें ए यूनियन बी को छोड़ करके जो बाकी रीजन है वो चाहिए। तो बेटा अभी जो मैंने रीजन शेड करके आपको दिखाया है, दिस रीजन इज कॉल्ड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं इस रीजन को? इस रीजन को हम लोग यूनियन कहते बी हैं ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द रीजन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है बेटा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और जो उसके जस्ट बगल में बना है वो ए यूनियन बी। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अब हमको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन रीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर से रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे, सेट ए सेट बी बनाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो तुम कहोगे ए को छोड़ करके बाकी बचा हुआ पोर्शन, उसको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। दिस रीजन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। दिस रीजन इज कॉल्ड ए ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ करके बाकी बचा हुआ रीजन, उसको हम लोग कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमको क्या चाहिए? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में तुम कहोगे सर बी को छोड़ करके जो बाकी बचा हुआ रीजन है उसको हम लोग कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको बी और ए तो पहले ही से पता है। अब बी को छोड़ हाँ। करके बाकी बचा हुआ रीजन बनाते हैं। ये देखिए, बी को छोड़ करके हम बाकी बचा हुआ रीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया हमने कलर यूज किया है, उसी से हम बी कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। तो बी हम्म। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये, गॉट मेरे इट। ख्याल से बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि बी को छोड़ कर बाकी बचा हुआ रीजन जो भी होगा
वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आपको चेक करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन रीजन क्या है। तो तुम कहोगे सर बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन वही होगा जिसमें ब्लू लाइंस और ब्लैक लाइंस एक साथ आ जाएंगे। तो ब्लू लाइंस और ब्लैक लाइंस कौन से रीजन में एक साथ आ रही है, तो तुम कहोगे सर वो ये वाला रीजन है जो हाँ, अब आप थर्ड वाला। शेड करेंगे, ये वाला, यानी कि दोनों के बाहर जो एक ऐसा रीजन बन गया है उस रीजन में हमको ब्लू और ब्लैक लाइन एक साथ दिख रही है, मतलब दोनों कॉमन है। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन रीजन चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो बेटा कहोगे सर कॉमन रीजन तो यही है, तो ये कॉमन रीजन को हम कहेंगे क्या, तो तुम कहो सर कॉमन रीजन को तो अभी आपने कहना सिखाया था, ये सर जो कॉमन रीजन है इसका नाम है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस कॉमन रीजन का क्या नाम है, यूनियन इस बी कॉमन रीजन कॉम्प्लीमेंट। का नाम है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया भी था कि किस तरह से हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि बेटा अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसका जो वेन डायग्राम है वो वेन डायग्राम मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ये इक्वल आ रहा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है। और ये तो होता भी है, इसको तो कल हम लोग ने अलग से प्रूव भी किया था, और इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ यही तो होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये वेन डायग्राम से ये बात रिप्रेजेंट भी हो रही है। मेरे ख्याल से अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले पोर्शन में मैंने आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया था, और सेकंड वाले डायग्राम में मैंने आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट किया है। और थर्ड वाले काम में हम क्या कर रहे हैं, मैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बेटा इस बात को अब हम दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम को बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये हो गया ए और बी, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले ए इंटरसेक्शन बी बताओ कहाँ है। तो कहोगे सर ए इंटरसेक्शन बी तो जमानो हो गया बनाते हुए, सर ये जो रीजन है ना इसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, जो ग्रीन कलर से आपने स्पॉट किया इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे कहा गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि इस इंटरसेक्शन वाले रीजन को छोड़ करके बाकी बचा वो जो रीजन है उसी को हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये दिस इज कॉल्ड द रीजन विच इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए मतलब इंटरसेक्शन बी वाले इंटरसेक्शन को रीजन को छोड़ छोड़ के करके बाकी सब जो भी है बाकी बचा हुआ रीजन, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करके भी दे दिया है। गॉट इट। ये थर्ड पार्ट होगी। थर्ड पार्ट के बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम फिर से वेन डायग्राम की चर्चा को चालू करेंगे। तो ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट क्या है तो तुम चिल्ला के बोलोगे ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके बाकी बचा रीजन, उसको हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। दिस रीजन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, तो तुम कहोगे सर बी को छोड़ करके जो बाकी बचा हुआ रीजन है कॉल्ड बी बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हम बताना स्टार्ट कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड द रीजन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमको क्या लेना है, अब हमको दोनों का यूनियन लेना है। अगर हम दोनों का यूनियन लेते हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसके यूनियन का मतलब ये हुआ कि ये ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को छोड़ करके बाकी बचा हुआ जितना भी रीजन है
वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का हमें इंटरसेक्शन नहीं लेना है, हमें यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब हमें ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन भी चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन भी चाहिए। तो कॉमन हो या ना हो, हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करना है। अगर हम कंबाइन करेंगे तो कौन सा रीजन आएगा? वो ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को छोड़ करके बाकी बचा हुआ जितना भी रीजन है, दैट मीन्स अगर हम हाँ। उसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात yes, आपको समझ में आना चाहिए कि अभी जो हमने आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिया है वो भी एक डी मॉर्गन्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी मॉर्गन्स लॉ ये भी होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा अभी जो हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है वो रिप्रेजेंट किया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक बार आप इस बात को जरा ध्यान से देखिए, किसी भी वेन डायग्राम में आपको दोबारा पूछना हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो। हाँ एक बार देख लेता हूँ। हाँ। ठीक है बच्चों, मैं एक एक करके आपसे चारों पार्ट डिस्कस करता हूं। अब आपको देखना पड़ेगा, टाइम इज ओवर। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो सेट नहीं है, यहाँ पे चर्चा सिर्फ एक सेट की है, उसका नाम है ए। ये हो गया आपका सेट ए। ठीक है, ये हो गया आपका सेट ए। बच्चों को फर्स्ट पार्ट फिलअप करना है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ए का ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लेना है। तो हमने कहा बेटा ए कहां पर है? तो तुम कहोगे सर ये जो रीजन है ये तो ए का ही है ना, ये रीजन तो ए का ही है। तो हमने तुमसे पूछा ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ है? तो तुम कहोगे ए को छोड़ करके जो बचा हुआ रीजन होता है उसे हम ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हम दोनों का यूनियन लेते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो सर यूनियन लेने पर तो ये पूरा ही सेट आ जाएगा। यूनियन लेने पर तो ये भी रीजन आ जाएगा और इसके अंदर वाला भी रीजन आ जाएगा। तो हमने कहा यूनियन लेने पर क्या आया? क्योंकि सब पूरा आ गया, सब कुछ आ गया उसमें तो। और सब कुछ का क्या नाम होता है? सब कुछ का नाम होता है यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स ए का ए कॉम्प्लीमेंट से जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। और यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है यू। यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है यू। यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है यू। ये बेटा आपके फर्स्ट पार्ट का भी मैंने यस सर। डिस्कशन किया है। अब मैं चेक करता हूं दूसरे पार्ट। चलिए, अब मैं सबसे पहले थर्ड पार्ट का डिस्कशन करता हूं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? थर्ड पार्ट में लिखा है कि आपको सबसे पहले सेट ए देखना है। सेट ए कहां पर है? तो तुम कहोगे सर सेट ए तो ये है। तो हमको सबसे पहले सेट ए चाहिए। तो कहोगे सेट ए तो सर दिख रहा है, ये होता है सेट ए। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो तुम कहोगे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ करके बाकी बचा हुआ रीजन। अब हमको चाहिए इनका इंटरसेक्शन। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रीजन है? कहोगे सर ये तो कॉमन कुछ नहीं होगा। भाई ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन थोड़ा ना हो सकता है। तो इसका हाँ मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा नल सेट। हाँ। क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ए अंदर है और ए कॉम्प्लीमेंट उसके बाहर है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। यस सर। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट।
तो फर्स्ट वाला पार्ट था आपका ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। थर्ड पार्ट था आपका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। और फोर्थ पार्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये किसके इक्वल होगा, ये आपको चेक करना है। तो तुम कहोगे सर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, हाँ यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तुम कहोगे सर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, हाँ यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अगर बेटा यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सारा ही यूनिवर्सल सेट होता है जो आप जानते हैं, ये तो पूरा ही यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट यही तो है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। लेकिन बेटा अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब तुम इस बॉक्स से ही बाहर हो जाएगी। तो यूनिवर्सल सेट का कोई भी कॉम्प्लीमेंट कहे तो वो क्या होता है, नल सेट होता है। क्या होता है, नल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया नल सेट। इसका मतलब हुआ कि नल सेट, और नल सेट का अगर हम किसी से भी कॉमन एलिमेंट लेंगे तो नल सेट का कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, किसी के साथ भी कुछ नहीं आएगा, वो तो एक नल सेट ही आएगा। हाँ। नल सेट का अगर हम किसी के साथ कुछ भी कॉमन देखेंगे तो कॉमन होएगा ही नहीं। जब कॉमन कुछ नहीं होगा किसी भी सेट तो आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट। यस सर। अब देखो, अब तुमको सेकंड वाला पार्ट समझ में आएगा। सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो तुम कहोगे सर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसको नीचे कर लेते हैं बॉक्स को। चलिए, तो तुम कहोगे सर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, हाँ नल सेट किसे कहते हैं, जिसमें कुछ भी ना हो। लेकिन अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें सब कुछ होगा। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला शेडेड डायग्राम, ये जो शेडेड डायग्राम दिखाना है ये नल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। भाई नल सेट होता तो उसमें कुछ भी ना होता, लेकिन नल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आप बन गया अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। अगर हमसे पूछा जा रहा है उसमें कि उसमें ए के साथ कॉमन रीजन कौन सा है, तो तुम कहोगे नल सेट के कॉम्प्लीमेंट और ए में, नल सेट के कॉम्प्लीमेंट और ए में जो कॉमन रीजन है वो कौन सा वाला है, वो कॉमन रीजन आपका ये वाला है ना। तो ये वाला रीजन जो है ए के साथ और नल सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन है। इस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, इस वाले रीजन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इस वाले रीजन को क्या नाम है, ए नाम है। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा ए। तो बेटा अब चारों डायग्राम तुम्हारी स्क्रीन पे एक साथ बन गए हैं, एक बार आप इसको चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो। तो ठीक है बच्चों, आपके पास है यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसमें है x and y are two sets such that x union y has 50 elements। तो मैंने बताया था बच्चों x यूनियन y का कार्डिनल नंबर आपके पास गिवन है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 50। फिर कह रहा x का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, 28। तो y का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, 32। तो पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y का कार्डिनल नंबर क्या हो। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो मैंने आपको बेसिक सा स्टैंडर्ड बता दिया था कि एडिशन फॉर्मूला होता है कि n ऑफ x यूनियन y किसके इक्वल होता है, वो होता है nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो बच्चों आपको ये स्टैंडर्ड याद आना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी है, 50 है, ये वैल्यू कितनी है, 28 है, ये वैल्यू कितनी है, 32 है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये अगर आप ऐड करेंगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा, 3 + 2 5 और कैरी 6 हो जाएगा। तो लगता है आपका आंसर बिल्कुल सही निकल के आया है, क्योंकि जैसे ही हम
कार्डिनल नंबर निकालेंगे x इंटरसेक्शन y का, तो वो हो जाएगा 16 माइनस 50, और 16 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने जो निकाला था वो एकदम सही है, तो आपका मेथड हाँ पर सर, आप चेक करिएगा। एक्चुअली थिंग इज मैंने फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, मैंने जस्ट इंस्टिंक्ट यूज किया। तो 60 माइनस, तो इधर एक साइड में 50 है, तो 28 प्लस 32 60 है, तो 60 माइनस 50 10। ओके, कोई बात नहीं, आप वेन डायग्राम को यूज भी कर सकते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड बताए थे उनको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में चलेंगे। तो अभी आप ये वाला क्वेश्चन भी करके चेक कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो अभी आपके पास यहाँ पर है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो उसमें लिखा है मैथ्स और का मतलब तो है यूनियन, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स जो है वो 20 है। हाँ। लिखा है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 में से ऐसे टीचर कुछ है, लिखा है ऑफ दीज, यानी इनमें से 12 टीचर जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर जो है वो 12 है, और जो 4 है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा सकते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स वो 4 है। कह रहा कितने फिजिक्स पढ़ाने वाले बचे सिर्फ, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग कितने होंगे, ये आपको बताना। हाँ। तो बेटा अगर आपको ये बताना है तो आप ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप वेन डायग्राम की भी हेल्प ले सकते हो, बिना वेन डायग्राम के भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 करते हैं विदाउट वेन डायग्राम। मैंने आपको एडिशन फॉर्मूला बताया था, m यूनियन p इज इक्वल टू nm प्लस np माइनस n m इंटरसेक्शन p। यहां वैल्यूज पुट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, ये वैल्यू हो जाएगी 20 इज इक्वल टू 12 प्लस np माइनस 4। ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी, सारी वैल्यूज उसमें मैंने पुट कर दी, तो बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच ओके, इज 8 ऑलमोस्ट। प्लस np। दैट मीन्स np जो होगा वो हो जाएगा 20 माइनस 8 विच इज 12, यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग कितने हैं, 12 है। अगर हम इसी बात को वेन डायग्राम की हेल्प से समझें, तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? ये हमारे मैथ्स पढ़ाने वाले लोग, ये हमारे फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग, तो दोनों पढ़ाने वाले लोग कितने हैं? तुम कहोगे सर दोनों पढ़ाने वाले लोग 4 है, और हमने कहा मैथ्स पढ़ाने वाले लोग कितने हैं? कहोगे सर 12 है। 12 में हम 4 तो पहले ही लिख चुके हैं, तो बचे कितने? 8। अब ध्यान से देखो बेटा, मैथ्स पढ़ाने वाले टोटल लोग कितने होंगे? 12 दिख रहे हैं, 8 प्लस 4 12, हाँ। जिसमें 8 सिर्फ मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, और जो 4 है वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो मैथ्स पढ़ाने वाले टोटल लोग कितने हैं? 12। लेकिन जो दोनों पढ़ा सकते हैं वो 4 है, लेकिन जो सिर्फ मैथ्स पढ़ा सकते हैं वो 8 है। लेकिन मैथ्स पढ़ाने वाले लोग कितने हैं टोटल? 8 और 4 12। 12। समझ में है? तो तुमको मैथ्स वाले पोर्शन में 12 दिखना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आपके पास दिया गया है कि टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग 20 है। अब अगर टोटल लोग आपके पास 20 है, तो बेटा ध्यान से देखो कि टोटल लोग अगर 20 है, तो हम आगे अरेंजमेंट किस तरह से करें ताकि हमारे क्वेश्चन का आंसर फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग निकल करके आ जाए। बताइए। तो तो तुम एनपी कहोगे सर 12। टोटल पढ़ाने पढ़ाने वाले लोग कितने हैं? 20 हाँ। है ना? हाँ सर। तो 20 में कितने जा चुके हैं पहले से ही? 12 निकल 12। गए, 12। क्योंकि 8 और 4 ए के अंदर कितने निकल गए?
M के अंदर कितने निकल गए? 8 और 4 8 12 निकल गए, यानी हाँ बचे हुए कितने हैं? 20 में से 12 12 चले गए तो बचे 8। हम्म टोटल 20 लोग थे, 20 में से 12 निकल गए तो बचे कितने? 8। 8 अब देख लो फिजिक्स के अंदर टोटल कितने लोग आ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर टोटल लोग आ रहे हैं 8 8 प्लस 4 यानी कि 12। 12 और तो इसमें 12 आंसर इसमें आपका भी निकल 8 गया है। प्लस 4 हाँ तो 24। ठीक है, तो हम्म क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कितना है? 12। हम्म क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़िए तभी समझ में आएगा। उसमें लिखा हुआ है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट cardinal number of x is 17, cardinal number of y is 23, cardinal number of x union y is 38, what is cardinal number of n x intersection y? तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया ही है। मैंने आपसे फॉर्मूला बता दिया था कि n x union y is equal to nx is equal to nx plus ny minus nx intersection y. तो x union y which is equal to 38, ये वैल्यू बेटा 38 हो गई। हाँ nx कितना है? 17 है। ny कितना है? 23 है। x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये 38 लिखे रहने दो। 17 प्लस 23 कितना हुआ? 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 1 3 और एक 4 माइनस n x इंटरसेक्शन y, n x intersection y is equal to 40 minus 38 which is equal to 2. The answer is 2. समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? हाँ तो दो क्वेश्चन है बेटा, दोनों क्वेश्चन एक साथ करना होगा आपको। रेडी फॉर नेक्स्ट टू क्वेश्चंस? ये दो क्वेश्चन है बेटा, करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है x एंड y आर टू सेट्स सच दैट, ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट है। x and y are such that two sets x union y, तो x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं? 18। 18 x has 8 8 elements and y has 15 15 elements. Then what is x intersection y? ये क्या होगा? अरे ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ सर। चेक करते हैं। एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन n of एक्स x इंटरसेक्शन वाई। intersection y। तो ये वैल्यू हो गई 18, तो ये 18 वैल्यू हो गई is equal to 8, 8 plus 5 ये हो गई 15 एंड ये हो गई plus एक्स 15 इंटरसेक्शन वाई। तो दिस इज 18, ये हो गया 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहां से x इंटरसेक्शन y जो निकलेगा वो आएगा 23 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 5। यस सर। सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सर वही आंसर आया था। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ओके, 400 लोगों का पूरा ग्रुप है, यानी कि कौन कौन है? हिंदी और इंग्लिश वाले, यानी हाँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके टोटल 400 लोग हैं। बट इधर टोटली ग्रुप करेंगे तो वो 50 है।
250 कैन स्पीक हिंदी, यानी हिंदी वाले 250, हाँ 200 कैन स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश वाले भी हैं, उसमें से 200 लोग इंग्लिश भी बोल रहे हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, यानी आपको निकालना है इंग्लिश और हिंदी जो दोनों बोल सकते हैं वो लोग कितने हैं। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है। अगेन हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये हो गया 400, ये हो गया 250, ये हो गया 200, ये हो गया हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो 400 इज इक्वल टू 450। अच्छा ये तो वैसे ही है, ओके। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हाँ लोग हो गए 450 तो 50 माइनस एक्स्ट्रा। 400, दैट मींस आंसर इज 50। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ओके। काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब टफ नहीं होते, अगर समझ हाँ लोगे सर। तो इजी क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एस एन टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 elements, T has 32 32। elements, and S intersection T has 11 elements. Then what is the total number of elements is S union T? The formula is NS plus NT minus NS intersection T. This is 21, this is 32, this is 11. 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, minus 11. So 42. This is 42. Answer is not 0, answer is 42. समझ में आया बेटा? हाँ सर समझा। तुम्हारा 0 कैसे आ गया? इतने सारे क्वेश्चन कर रहा है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, तब से बेटा यूज कर रहे हैं। इसको चेक करो, या तो आप घर पे दोबारा किया करो उन क्वेश्चंस को। हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर।